ओके, हम लोगों ने नॉर्मल सब ग्रुप के एग्जांपल्स वगैरह, डेफिनेशंस वगैरह सब किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कोशेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशंस, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ये सब किए थे हमने। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कोशेंट ग्रुप से। इसको फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं और फैक्टर ग्रुप। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक थ्योरम करते हैं स्टार्ट। लेट n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। n G का कोई नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से एक सेट डिफाइन करते हैं G बाई n। अच्छा, अगर अब n नॉर्मल सब ग्रुप है दैट इज Gn इक्वल्स टू Ng। ठीक है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G ये होगा। अब नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से एक सेट डिफाइन करते हैं जिसको डिनोट कर रहे हैं हम G बाई n से। इस सेट में कौन आ रहा है? इस सेट में आ रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ n इन G। n के कोसेट्स का कलेक्शन जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं G बाई n से। दैट मीन्स इसमें आएगा Ng। G बिलोंग्स टू कैपिटल G। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने राइट कोसेट्स ही लिखे हैं। अब क्योंकि राइट और लेफ्ट कोसेट्स बराबर हैं, क्योंकि n आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए आप उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि लेफ्ट और राइट सब ग्रुप कोसेट्स बराबर हैं, तो इसके लिए इस दैट मीन्स G बाई n में या तो लेफ्ट कोसेट लिख लेते हैं या फिर राइट कोसेट्स लिख लो, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होते हैं। तो आपने यहाँ पे राइट कोसेट्स लिख लिया, राइट कोसेट्स का कलेक्शन। अब आपको ये देखना है कि जो G बाई n है, n के कोसेट्स का कलेक्शन ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन। फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं नॉर्मल सब ग्रुप का। तो फॉर एग्जांपल Na और Nb दो कोसेट्स हैं नॉर्मल सब ग्रुप n के, तो ये इक्वल होता है NAB के। ठीक है, इस तरीके से आप ये G बाई n के जो एलिमेंट्स हैं Na टाइप के, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो Na डॉट NB इक्वल्स होता है NAB के। ठीक है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये भी देखो एक कोसेट्स आ गया ना, ए का n का सॉरी, क्योंकि ए बी भी G का एलिमेंट है। तो आप इसके रेस्पेक्ट में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरह डिफाइन किया जाएगा, कोसेट मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप G को सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं अंडर एडिशन, ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, n इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो Na का क्या मतलब होगा यहाँ पर? Na का मतलब होगा n प्लस a, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, अंडर एडिशन। ठीक है, और इसी तरह Nb का क्या मतलब होगा? Nb का मतलब होगा n प्लस b। और Na डॉट Nb का मतलब क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? Na डॉट Nb। Na कैसे आपने डिफाइन किया हुआ है? n प्लस a, और यहाँ पर डॉट मतलब यहाँ पर एडिशन ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन है, और Nb मीन्स n प्लस b, और ये किसके इक्वल होता है? NAB।
यानी कि n और फिर अंडर एडिशन ए बी मतलब a प्लस बी। इस तरीके से ये कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइन करते हैं g बाई n पर। ठीक है, g बाई n के जो एलिमेंट्स हैं वो कोसेट्स हैं n के। g बाई n इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ n इन g। तो अब आपको ये शो करना है कि g बाई n ग्रुप फॉर्म करता है, दैट मीन्स ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको देखनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्योंकि आप कैसे डिफाइन किया हुआ है आपने कोसेट मल्टीप्लिकेशन, और जब हम कोसेट पढ़ रहे थे नॉर्मल सब ग्रुप में तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके थे कि वेल डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आपने देखा है एन ए बिलोंग्स टू जी बाई एन एक एलिमेंट, और एन बी बिलोंग्स टू जी बाई एन अनदर एलिमेंट वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्लोजर है कि नहीं। एन ए डॉट एन बी, ये कैसे डिफाइन किया हुआ है आपका एन ए बी। अब ये भी एक राइट कोसेट्स ही आ गया, इसका मतलब एन का कोसेट्स है तो ये जी बाई एन का एलिमेंट हो गया। तो आपने देखा कि ये क्लोज्ड हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोशिएटिविटी। तीन एलिमेंट लेते हैं जी बाई एन के, एन ए एन बी एन सी बिलोंग्स टू जी बाई एन वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब देखते हैं कि क्या ये एसोशिएट कर रहे हैं कि नहीं। एन ए एन बी डॉट एन सी, इन दोनों को ऑपरेट करते हैं। पहले कितना हो जाएगा एन ए बी डॉट एन सी। अब इसको सिंगलटन की तरफ ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए बी सी। ठीक है, अब क्योंकि ए बी सी जी के मेंबर है, जी एक ग्रुप है, तो ए बी सी एसोशिएट होंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं एन ए बी सी। अब बी सी को आप एज ए सिंगलटन ट्रीट कर सकते हैं। तो अगेन इसको सेपरेट करेंगे बाय डेफिनेशन, जो कोसेट की डेफिनेशन है, तो ये हो जाएगा एन ए डॉट एन बी सी। ठीक है, इसको एक सिंगलटन माना है, जो कोसेट मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है वो अप्लाई किया आपने जस्ट, इक्वल्स टू एन ए डॉट, और अगेन डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कोसेट मल्टीप्लिकेशन की, इसको क्या लिख सकते हैं आप एन बी डॉट एन सी। तो ब्रैकेट लगाएंगे एन बी डॉट एन सी। अब देखो ये एसोशिएटिव भी हो गया, तो जी बाई एन इज एसोशिएटिव, देयरफॉर जी बाई एन इज एसोशिएटिव। थर्ड आपको देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जी की आइडेंटिटी है ई, तो जी बाई एन की जो आइडेंटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी एन ई। एन ई मतलब एन। ठीक है, अब देखो आप इसको एन एक्स ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट एन जी ले लेते हैं, जी बाई एन का एलिमेंट। तो जब किसी भी एलिमेंट में जी बाई एन के आप एन को ऑपरेट करोगे तो सेम एलिमेंट मिलना चाहिए लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो आप पहले देखते हैं एन जी डॉट एन। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन जी किसके इक्वल होता है जी एन के, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, लेफ़्ट और राइट कोसेट्स बराबर होंगे। एसोशिएटिविटी अप्लाई हो जाएगी एन डॉट एन। अब एन एक सब ग्रुप है तो एन डॉट एन क्या हो जाता है एन, दैट मीन्स जी एन, और जी एन कैन बी रिटर्न एज एन जी। तो एन जी डॉट एन इक्वल्स टू एन जी मिल गया, दैट मीन्स एन इज राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट से ऑपरेट करने पर भी आपको सेम एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज एन डॉट एन जी। अगर आप फाइंड आउट करते हैं एसोसिएटिविटी एन डॉट एन लिख सकते हैं आप इसको अगेन जी, एन डॉट एन हो जाएगा एन जी, और एन जी आपको अगेन मिल गया एन जी। ठीक है, तो ये लेफ़्ट और राइट आइडेंटिटी का काम कर रहा है एन। तो इनवर्स
और n बिलोंग्स टू g by n, क्योंकि n कैन बी रिटन एज n e. n इज ऑल्सो ए कोसेट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप n. ठीक है, देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन g by n. अब लास्ट आपके पास रहेगा है इनवर्स एलिमेंट. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. अब आपके पास अगर एन जी कोई जी बाई एन का एलिमेंट है तो जो उसका इन्वर्स एलिमेंट होगा वो हो जाएगा एन जी इन्वर्स. अब ये भी देखो एक कोसेट्स है तो ये भी जी बाई एन का मेंबर होगा. दैट मीन्स जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी. तो एन जी का जो इन्वर्स है वो आता है आपका एन जी इन्वर्स. ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं दोनों की मल्टीप्लाई. एन जी डॉट एन जी इन्वर्स इक्वल्स टू कोसेट मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, जी जी इन्वर्स, और ये हो जाएगी आइडेंटिटी, और एन ई बराबर एन. ठीक है, तो इसी तरह आप राइट से भी ऑपरेट कर सकते, देख सकते हैं लेफ्ट से, तो भी आइडेंटिटी ही आएगी. तो इसका मतलब अगर एन जी कोई जी बाई एन का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एन जी इन्वर्स. ठीक है, तो आपने क्या देखा, एग्जिस्ट इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया. देयरफॉर g by n forms a group under cosets multiplication. ठीक है, और g by n को ही हम फैक्टर ग्रुप कहते हैं. ठीक है, अब आती है डेफिनेशंस. let g be a group and n is a normal subgroup of g, then g by n collection of all cosets of n in G is called factor group or quotient group. ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल्स, जी आपके पास सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन. ठीक है, इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हैं n इक्वल्स टू 3z. ये भी अंडर एडिशन क्या है, आपका नॉर्मल सब ग्रुप है. ठीक है, देख सकते हैं ये नॉर्मल होगा क्योंकि z अंडर एडिशन अबेलियन होता है, और अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है. तो 3z क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप. अब g बाइज n यानी कि z बाई 3z. तो अगर आप डिफाइन करेंगे g बाई n, दैट मीन्स z अपॉन 3z. इसमें कौन आएगा, n के सारे कोसेट्स, यानी कि एन जी सच दैट g बिलोंग्स टू g. अब इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स देख लेते हैं कितने आएंगे. तो फर्स्ट जो आएगा ए एन टाइप का होगा. ठीक है, एन ए का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एन प्लस ए, और ए इज़ ए मेंबर ऑफ जी यानी कि जेड, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप 3z. तो एन ए को फिक्स करते हैं 0. ठीक है, और इसको 3z एज इट इज़ रहने देते हैं. तो ये हो जाएगा 3z प्लस 0. ये 3z का एक कोसेट्स आ गया जनरेटेड बाय 0. तो इसमें कौन आएगा, अगर आप 3z को देखते हैं, 3z में कौन आता है, 0 3 6 9 डॉट 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 -3 -6
-9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 3z, अगर 3z के हर एक एलिमेंट में आप क्या ऐड करते हो 0, तो 3z ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब दूसरा कोसेट देखते हैं इसका, 3z प्लस 1, यानी कि 3z में 1 ऐड कर देते हैं एवरी एलिमेंट में। जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 7 10 डॉट 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 लाइक दिस, और -2 -5 -8 डॉट 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 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अनदर कोसेट 3z प्लस 2, 3z प्लस 2 आपका हो जाएगा, 2 ऐड कर देते हैं हर एक एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 -4 -7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये 3z प्लस 2। अब 3z प्लस 3 कितना आएगा, यहाँ पे 3z के हर एक मेंबर में आप 3 ऐड करेंगे तो यही सेट मिल जाएगा। देखो जब इसमें 3 ऐड करेंगे 0, यहाँ पर ऐड करेंगे 3 6 9 12, ये ऐड करते हैं पर आपको क्या मिल जाएगा 3z ही मिल जाएगा अगेन, ठीक है। इसी तरह जब आप 3z प्लस 4 निकालेंगे तो वो 3z प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा ओके। अगर आप 3z प्लस 5 निकालेंगे तो वो 3z प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस एंड सो ऑन। तो 3z के पास सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, ठीक है। और अगर आप 3z माइनस 1 निकालेंगे वो भी इनमें से किसी एक के इक्वल आ जाएगा, 3z माइनस 2 फाइंड आउट करेंगे वो भी, ठीक है। तो 3z के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। तो अगर आप z अपॉन 3z के मेंबर की बात करें तो कौन आ रहा है, एक तो 3z आ रहा है आपके पास, और नेक्स्ट है 3z प्लस 1, और नेक्स्ट है 3z प्लस 2। बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं इसके कोसेट्स हैं वो सब इन्हीं के बराबर आ रहे हैं। तो 3z के पास सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, विच इज़ 3z प्लस 1 3z प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गए आपके, और ये ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर कोसेट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनके किन्हीं भी 2 मेंबर को ऐड करोगे अगेन इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। इसके एक कंपोजिशन टेबल भी बनाते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार, कंपोजिशन टेबल। ठीक है, कंपोजिशन टेबल में आप ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका लिख लेते हैं। यहाँ पे फाइंड न्यू ऑपरेशन जो भी है कोसेट मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एलिमेंट है आपका 3z, नेक्स्ट है आपका 3z प्लस 1, नेक्स्ट है आपका 3z प्लस 2, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3z प्लस 1 3z प्लस 2, 3z प्लस 3z करेंगे आएगा 6z, वो अगेन क्या हो जाएगा 3z, दिस एंड दिस ऐड करेंगे कितना आएगा 3z प्लस 1, इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 3z प्लस 2, दिस प्लस दिस कितना आएगा 3z प्लस 1, दिस प्लस दिस करेंगे कितना आएगा 3z प्लस 2, दिस प्लस दिस करेंगे कितना आएगा 3z प्लस 3 विच इज़ अगेन 3z, दिस प्लस दिस सेम 3z प्लस 2, दिस प्लस दिस कितना आएगा 3z प्लस 3 यानी कि 3z अगेन,
3z+2 3z+2 यानी कि 3z+4 विच इज़ इक्वल्स टू 3z+1। ये आपकी कंपोजिशन टेबल आ गई। आप इससे भी चेक करते हैं कि ये ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी को ले लेते हैं K4। ठीक है। K4 में आपको मालूम है आइडेंटिटी A B एंड AB सच दैट A² इक्वल्स टू B² इक्वल्स टू AB² इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हैं E, A। ठीक है। E, A को इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब G/N डिफाइन करते हैं। ओके, G/N यानी कि फैक्टर ग्रुप। G/N मीन्स K4/N। ठीक है। अब उसके लिए आपको N के कोसेट्स देखने पड़ेंगे। तो N के कोसेट्स क्या क्या आएंगे देखते हैं। तो NE इक्वल्स टू तो N ही आ जाएगा और NA भी इसी के बराबर आ जाएगा क्योंकि E और A दोनों N के मेंबर हैं। तो NE भी N के बराबर आ जाएगा, NA भी। ठीक है। अब NB चेक करते हैं। NB कितना आएगा। N की वैल्यू है E, A डॉट B। दैट मीन्स E, A B। अब लास्ट कोसेट रहेगा NAB क्योंकि एक एलिमेंट AB भी है। तो ये कितना आ जाएगा E, A डॉट AB। ऑपरेट करेंगे A, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये है आपका E। तो AB और AB कितना आ जाएगा ये जब आप इसको ऑपरेट करेंगे। और सॉरी यहाँ पर भी आपका B ऑपरेट करेंगे ना आइडेंटिटी में तो ये आएगा B। और ये आपने AB आ जाएगा, इसको ऑपरेट करेंगे तो A² B और A² है आइडेंटिटी तो कितना रह जाएगा B। तो ये दोनों भी बराबर आ गए। तो डिस्टिंक्ट कितने हैं, सिर्फ N और NB दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। तो इसके पास कौन कौन आ रहा है सेट में, N और NB। ठीक है, दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं इसके पास। तो N, NB आपका क्या आ गया, कोशेंट ग्रुप ऑफ N। ठीक है। And cosets of in G is called factor group और quotient group by N। जिस भी सब ग्रुप से आप जनरेट कर रहे हैं by N in G। ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। G को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल +-1 ± आयोटा। ठीक है। इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हैं +-1। ठीक है। अब G/N में कौन आएगा, N के कोसेट्स। ठीक है। अब देखो N के दो ही कोसेट्स आएंगे डिस्टिंक्ट। तो G/N की अगर आप बात करें G/N तो इसमें एक तो N आएगा इटसेल्फ आइडेंटिटी तो आएगी और एक आएगा N आयोटा। बाकी N1 और N-1 वो भी N के इक्वल हो जाएंगे। N माइनस आयोटा वो N आयोटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और आयोटा N बाकी सब इक्वल आएंगे इन्हीं के आपस में। तो इसका मतलब G/N के पास दो ही मेंबर्स हैं N, Ni। ठीक है। और इसके आप कंपोजिशन टेबल भी बना के देख सकते हैं जैसे आपने पीछे की है। यहाँ पर N, Ni फिर आके आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है। अब करते हैं एक थ्योरम। अगर आपके पास G कोई फाइनाइट ग्रुप है, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, एंड H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन तो G/H का जो ऑर्डर आएगा, फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा तो वो बराबर आएगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H के।
ठीक है, ये देखना है आपको। अब देखो आपको मालूम है अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो G/H आपका डिफाइंड होगा, जिसको आप फैक्टर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G/H। तो आपको मालूम है G/H का मतलब क्या होता है भाई? कलेक्शंस ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G। ठीक है, तो ऑर्डर का क्या मतलब हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ G/H मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। ठीक है, अब क्योंकि या तो आप कोसेट्स लिख लो या फिर लेफ्ट कोसेट्स या फिर राइट कोसेट्स, एक ही बात है, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G को आप क्या कहते हो? इसी को तो इंडेक्स ऑफ H कहते थे आप, इंडेक्स ऑफ H कहते थे, और इसको आप डिनोट करते थे GH से। GH का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, और यही आपका ऑर्डर ऑफ G/H आ रहा है, क्योंकि G/H में क्या होते हैं? कोसेट्स होते हैं डिस्टिंक्ट H के, और ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H इन G, और इसी को आप क्या कहते हैं? कोसेट ऑफ H। इसको ऐसे भी डिनोट करते थे, कोसेट्स ऑफ H, सॉरी इंडेक्स ऑफ H इन G। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि अगर G फाइनाइट है तो इंडेक्स ऑफ H किसके बराबर आता था? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G/H इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर H। यहाँ पे आप ये रीज़न दे देंगे, सिंस G इज फाइनाइट that implies index of H equals to order of G upon order of H। ये रीज़न है। तो आपने क्या किया प्रूफ? ऑर्डर ऑफ G/H इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ये तभी ट्रू है जब आपका G क्या होगा? फाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरम। Every factor group of an abelian group is abelian. Every factor group of an abelian group is abelian। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर G कोई आपके पास अबेलियन ग्रुप है तो G/N भी आपका क्या होगा? अबेलियन होगा। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, लेट G be an abelian group and N is a normal subgroup of G and G/N is a factor group and G/N is a factor group। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या ये अबेलियन होगा या नहीं, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको इसको अबेलियन प्रूफ करना है तो इसके दो मेंबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट NA, NB belongs to G/N where AB belongs to G। ठीक है, NA.NB की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। NA.NB कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? NAB। अब क्योंकि G अबेलियन है तो AB किसके बराबर हो जाएगा? BA के। ठीक है, सिंस G इज
abelian. दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी ए. ठीक है. और अगेन इसको कोसेट मल्टीप्लीकेशन से क्या लिख सकते हैं, एन बी डॉट एन ए. तो एन ए डॉट एन बी इक्वल्स टू एन बी डॉट ए. ठीक है. तो इसका मतलब जी बाई एन क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप. देयरफॉर जी बाई एन इज ऑल्सो एन abelian group. नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप. फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. ठीक है. तो अगर जी साइक्लिक है, ए से जनरेट हो रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि जी बाई एन भी साइक्लिक होगा, किसी इसी के ही मेंबर से जनरेट होगा. ठीक है. एन जी से ही, क्योंकि जी बाई एन में कोसेट्स आते हैं एन के, और कोसेट्स दिखते हैं एन के इस तरीके से. तो आपको ये प्रूफ करना होगा. ठीक है. लेट जी बी a cyclic group, A belongs to G एंड मान लेते हैं जी ए से जनरेट हो रहा है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो जी के ही किसी एक मेंबर से जनरेट हो जाएगा. ठीक है. अब कंसिडर कर लेते हैं एन इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और जी बाई एन इज फैक्टर. ठीक है. फैक्टर ग्रुप बाय एन इन जी. ठीक है. अब आपको दिखाना है कि जी बाई एन भी साइक्लिक होगा. ठीक है. जी ए से जनरेट हो रहा है. देखो ए जी का एलिमेंट है, तो एन ए तो जी बाई एन का मेंबर होगा. कोसेट्स है ना, क्योंकि ये एन का इसका मेंबर होगा. ठीक है. और आपने देखा है कि जी बाई एन क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है. तो एन ए की इंटीजर पावर जितनी भी लोगे आप, वो भी इसी से बिलोंग करेंगी. ठीक है. क्योंकि क्लोज होगा ना ये जी बाई एन. ठीक है. दैट मीन्स दिस इम्प्लाई एन ए की होल, आप इंटीजर कोई भी पावर लोगे वो भी कहाँ, जी बाई एन से ही बिलोंग करेगी. ठीक है. फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. और इसी को आप क्या कह देते हैं, ग्रुप जनरेटेड बाय एन ए. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. ये तो ये कंटेंट हो जाएगा जी बाई एन में. ठीक है. क्योंकि एन ए का मतलब क्या होगा, ग्रुप जनरेटेड बाय ए. इसका मतलब होता है एन ए टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ठीक है. अब क्योंकि इसके सभी मेंबर जी बाई एन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो सेट होगा जनरेटेड बाय एन ए, ग्रुप जनरेटेड बाय एन ए, ये कंटेन कर जाएगा जी बाई एन में. क्योंकि इसके सभी एलिमेंट जी बाई एन के मेंबर हैं, तो ये सेट कंटेन कर जाएगा इसमें. ठीक है. इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1. अगेन अब आपने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, जी बाई एन को इसका सबसेट दिखा देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. लेट एन एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एन. एक जी बाई एन का मेंबर ले लेते हैं एन एक्स. ठीक है. वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी. अब एक्स जी का मेंबर है और जी ए से जनरेट हो रहा है, तो आप एक्स को ए टू द पावर एन लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर्स एन. ठीक है. क्योंकि एक्स जी का मेंबर है और जी ए से जनरेट हो रहा है. यही मतलब होता है जनरेट करने का. अगर ए जी को जनरेट कर रहा है तो जी का हर एक एलिमेंट आप कैसे लिख सकते हो, ए की इंटीजर पावर्स में. ठीक है. अब एन एक्स देखते हैं क्या आता है. एन एक्स मीन्स एन ए टू द पावर एन. इसको आप लिख सकते हो एन ए कितने टाइम्स, एन टाइम्स. अगेन कोसेट्स की डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन की, एन ए डॉट डॉट डॉट
एन ए। कितने टाइम्स है ये? n टाइम्स है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये होल पावर हो जाएगी एन ए की पावर n। ठीक है। अब एन ए की पावर n किसका मेंबर है? ये तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन ए का मेंबर है। ठीक है। तो एन एक्स जी बाई एन का मेंबर था और ग्रुप जनरेटेड बाय एन ए से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब G by N is a subset of groups generated by NA। इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 G by N इक्वल्स टू NA जनरेटेड ग्रुप बाय NA। ठीक है। तो देखो G by N किससे जनरेट हो रहा है? NA। और NA किसका मेंबर है? G by N का ही तो मेंबर है। तो G by N इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय NA। तो ये G by N जो है NA से जनरेट हो रहा है। G A से जनरेट हो रहा है था, तो G by N NA से जनरेट हो जाएगा। ठीक है। देयरफॉर G by N is a cyclic group। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं ए जी का कोई मेंबर है और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है? एन है। ठीक है। और एच कोई इसका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है। तो जो एच ए का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ एच ए। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच ए अगर आप मान लेते हैं एच ए का ऑर्डर कंसीडर कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एच ए बराबर एम। ए का ऑर्डर कितना था? एन। एच ए का ऑर्डर कितना है? एम। तो एम डिवाइड करेगा आपको एन को। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ये आपको सोल्व करना है आंसर। ठीक है। अब देखो ए का ऑर्डर कितना है? एन। तो दैट मीन्स ए टू द पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। एच ए का ऑर्डर कितना है? एम दिया हुआ है। ठीक है। तो एच ए की पावर एन फाइंड आउट करते हैं कितना आता है? एच ए की पावर एन। ठीक है। एच ए का ऑर्डर का मतलब एम दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं। दैट मीन्स एच ए की होल पावर एम इक्वल्स टू कितना है भाई? ये भी आइडेंटिटी है वेयर एम इज दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब एच ए की पावर एन देखते हैं कितना आता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? एन टाइम्स एच ए डॉट एच ए डॉट 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 एच एन टाइम्स। अब कोसेट मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगाएंगे आप, ये हो जाएगा एच ए एन टाइम्स आ जाएगा ये भी। और ये हो जाएगा एच ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन क्या है? आइडेंटिटी। तो एच ई हो जाएगा आपका एच। और एच ही क्या होता है? जी बाई एन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। जी बाई एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाई एच की जो आइडेंटिटी होती है वो एच होती है। ठीक है। ये क्या मिल गया आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे एच, क्योंकि एच एज या कोसेट्स में आइडेंटिटी एच होती है। ठीक है। अब देखो एच ए की पावर एम भी एच है और एच ए टू द पावर एन भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है और एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो दैट मीन्स देयरफॉर एम शुड डिवाइड्स एन। ठीक है। क्योंकि एम इज द लीस्ट पॉजिटिव है। एच ए की पावर एन भी आपको आइडेंटिटी मिल रही है और एच ए की पावर एम भी आइडेंटिटी है और एम लीस्ट है, तो एम क्या करेगा? एन को डिवाइड करेगा। ये आपने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर n लेट
n is a normal subgroup of a group G, ठीक है, then G by n is abelian if and only if x y x inverse y inverse belongs to n for all एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो जी बाई एन आपका अबेलियन तभी होगा जब एक्स वाई एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स टाइप के सारे एलिमेंट एन से ही बिलोंग कर जाए, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट, इसको एक साथ ही करेंगे, दोनों इफ एंड ओनली कंडीशंस है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी बाई एन, ठीक है। तो दैट मीन्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एन एक्स लिख सकते हैं आप, कैपिटल वाई इक्वल्स टू एन वाई टाइप का होगा, क्योंकि जी बाई एन में एन के कोसेट्स आते हैं, एन एक्स और एन वाई ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब क्योंकि जी बाई एन अबेलियन है तो दैट मीन्स एक्स वाई और जी बाई एन इज अबेलियन if and only if एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, ठीक है। इसके मेंबर क्या करने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स है आपका एन एक्स और यह है आपका एन वाई, यह है आपका एन वाई और यह है आपका एन एक्स। इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको कोसेट मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, एन एक्स वाई और ये हो जाएगा एन वाई एक्स, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर एच ए इक्वल्स टू एच बी है देन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो एन ए इक्वल्स टू एन बी है तो दैट मीन्स ए बी इनवर्स यानी कि एक्स वाई डॉट वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई और ये इन्वर्स ऑपरेट करेंगे एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो आपने प्रूफ कर दिया जी बाई एन इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अब आप क्लास इक्वेशन देखते हैं। क्लास इक्वेशन को समझने के लिए पहले थोड़ा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए कॉन्जुगेट टू बी कब कहते हैं, देन ए इज कॉन्जुगेट टू बी if there exists an element in G such that x a equals to b x, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए को अगर आप एक्स इन्वर्स ऑपरेट कर दें लेफ्ट साइड से तो और ए इक्वल्स टू एक्स इन्वर्स बी एक्स। ए को बी का कॉन्जुगेट तभी कहेंगे अगर एक ऐसा x एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स। तो ए और बी क्या कहलाता है, ए कॉन्जुगेट टू बी,
ठीक है। अगर एक ऐसा x मिल जाए आपको जी में, a इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स, ए को इस फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे तो आप कहते हैं a कॉन्जुगेट टू b, और आप इसको डिनोट करते हैं a कॉन्जुगेट टू b। इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। a कॉन्जुगेट टू b, a इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स। इसी को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, x को अगर आप x इनवर्स से रिप्लेस कर दें, a कॉन्जुगेट टू b, ठीक है। आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी, a कॉन्जुगेट टू b इफ a कैन बी रिटर्न एज x इनवर्स बी एक्स और a कैन बी रिटर्न एज एक्स बी एक्स इनवर्स, ठीक है। इनको आपस में रिप्लेस भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी ये कॉन्जुगेट ही रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स दो डेफिनेशन थी, ठीक है। तो और इसको ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इफ a conjugate b, that means a equals to x b x inverse and a is called transform of b by x, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं। सेकंड आपका जो नोट है, ये जो रिलेशन होता है ना, एक कॉन्जुगेसी रिलेशन, रिलेशन ए रिलेशन बी कॉन्जुगेसी रिलेशन जो ये है, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है, ये प्रूफ करना है आपको। तो आप फर्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में ए रिलेट टू ए, यानी कि ए कॉन्जुगेट टू ए। तो अगर ए कॉन्जुगेट ए होना है तो आपको एक ऐसा एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए एक्स इनवर्स लिख पाए, ठीक है। ये आपको तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो ए कैन बी रिटन एज ई ए, ई इनवर्स लिख सकते हैं आप, बराबर आ जाएगा। और ई किसका एलिमेंट है, जी का। तो आपके पास एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट हो गया सच दैट ए कैन बी रिटन एज ई ए इनवर्स। तो इसका मतलब ए कॉन्जुगेट टू ए, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप लेट करके चलेंगे, ए कॉन्जुगेट टू बी, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू एक्स बी एक्स इनवर्स। आपको शो क्या करना है, बी कॉन्जुगेट टू ए, ठीक है। यानी कि बी इक्वल्स टू आपको एक वाई ए वाई इनवर्स, और वाई बिलोंग करना चाहिए जी से, एक ऐसा वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू ये है, यहाँ पे अगर आप ऑपरेट कर दें, एक्स इनवर्स ऑपरेट कर दें लेफ्ट से, एक्स इनवर्स है तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स एक्स हो जाएगा आइडेंटिटी बी एक्स इनवर्स। अब राइट से एक्स ऑपरेट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो देखो आप बी किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स, तो बी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स, दिस इम्प्लाइज बी कॉन्जुगेट टू ए, ठीक है। यही कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन है। तो ए कॉन्जुगेट टू बी इम्प्लाइज बी कॉन्जुगेट टू ए, तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया। लास्ट है आपका ट्रांजिटिव। इसमें आप लेट ए कॉन्जुगेट टू बी, बी कॉन्जुगेट टू सी। ए कॉन्जुगेट बी का मतलब क्या है, ए कैन बी रिटन एज एक्स बी एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। बी कॉन्जुगेट टू सी का क्या मतलब है, बी कैन बी रिटन एज
वाई सी वाई इनवर्स फॉर सम वाई बिलोंग्स टू जी। अब आपको ये देखना है क्या ए कॉन्जुगेट टू सी है कि नहीं, ए कॉन्जुगेट टू सी और नॉट। तो यानी कि ए कैन बी रिटन एज सम एम सी एम इनवर्स फॉर सम एम बिलोंग्स टू जी। तो अभी आपका ए सी के कॉन्जुगेट होगा, ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ए के इक्वल ये है, बी के इक्वल ये है। इस इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट आउट करते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू एक्स बी एक्स इनवर्स। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, वाई सी वाई इनवर्स और एक्स इनवर्स। एसोसिएटिविटी अप्लाई करेंगे आप, एक्स वाई सी वाई इनवर्स एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। इनको एक साथ लिख लिया आपने। अब ये हो गया आपका एक्स वाई डॉट सी, और इसको एक्स वाई का होल इनवर्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स वाई भी तो जी का एलिमेंट है, एक्स वाई सी एक्स वाई का इनवर्स, ठीक है। तो ए कैन बी रिटन एज एम सी एम इनवर्स और एम बिलोंग्स टू जी। तो दिस इम्प्लाइज ए कॉन्जुगेट टू सी, ठीक है। क्योंकि आप ए को किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ए इक्वल्स टू एम सी एम इनवर्स वेयर एम बिलोंग्स टू जी, क्योंकि आपका एक्स वाई किसका एलिमेंट है भाई, जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो रिलेशन आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर कॉन्जुगेसी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट को। जैसे इन S3 जो 1 2 3 एलिमेंट है वो कॉन्जुगेट होता है 1 3 2 के, ठीक है। दैट मीन्स आप 1 2 3 को लिख पा रहे हो, लिख पाओगे 1 2 3 कैन बी रिटन एज 1 3 2 सम थीटा थीटा इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू S3। S3 में एक थीटा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट 1 2 3 कैन बी रिटन एज थीटा 1 3 2 थीटा इनवर्स, ठीक है। और वो थीटा आपका होगा 2 3, ठीक है। तो थीटा को अगर आप ले लेते हैं 2 3 देख लेंगे आप, तो 1 2 3 और थीटा को अगर आप लेते हैं 2 3 1 3 2 और 2 3 का इन्वर्स 2 3 ही आ जाएगा। जब ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 2 3 के इक्वल ही आएगी। तो आप 1 2 3 को x 1 3 2 x इन्वर्स की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो आपको एक थीटा मिल गया S3 में, ताकि आप 1 2 3 को इस फॉर्म में लिख पाओ। तो 1 2 3 इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट क्लास या फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। कॉन्जुगेट क्लास, ठीक है, ऑफ ए बिलोंग्स टू जी और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए या फिर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, ठीक है। इसको आप डिनोट करते हैं सी ए से, सी ए, ठीक है। यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए या फिर क्लास ए ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ए बार ऐसे डिनोट कर देते हैं, इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं। इसमें ये एक सेट होता है, ए की कॉन्जुगेट क्लास या फिर इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है वो मेंबर जो एक्स से कॉन्जुगेट कर रहे हैं जी के, वो मेंबर एक्स बिलोंग्स टू जी
यानी कि जो ए से रिलेटेड है। ठीक है, ए के कॉन्जुगेट क्लास में कौन आएगा? जो ए के कॉन्जुगेट्स हैं, जितने भी मेंबर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए या फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वही मेंबर आएंगे जी के जो ए के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन आपको मालूम है क्या होता है, x बिलोंग्स टू जी सच दैट अगर x ए के कॉन्जुगेट है तो आपको x किस फॉर्म में लिख पाओगे, y ए y इनवर्स और y बिलोंग्स टू जी इस फॉर्म में लिख पाओगे। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, किस टाइप की हैं, y ए y इनवर्स। ए के कॉन्जुगेट क्लास में कौन आ रहा है, वो मेंबर जो ए के साथ कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, ए से रिलेट कर रहे हैं, x रिलेटेड टू ए। ठीक है, ए के कॉन्जुगेट क्लास में वही मेंबर आएंगे जो ए से रिलेट करते हैं, यानी कि x कॉन्जुगेट टू ए से x। ठीक है, अब आपने देखा बाय डेफिनेशन x रिलेटेड टू ए कब होता है, जब x कैन बी रिटन एज y ए y इनवर्स y बिलोंग्स टू जी। अब जितनी y की चॉइसेस होंगी डिफरेंट जी कोऑपरेट करेंगे हम, y की डिफरेंट चॉइसेस लेंगे, उतने ही आपको डिफरेंट x मिलती जाएंगी। तो ये एक सेट मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें कौन आ रहा है, x, और x इक्वल्स टू क्या है, y ए y इनवर्स टाइप के एलिमेंट है, x की वैल्यूज़ y बिलोंग्स टू जी। जब आप y को रन कराएंगे तो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, वही कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए कहलाएगी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, y ए y इनवर्स सच दैट y बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जब आप y को वेरी कराएंगे ओवर ग्रुप जी तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन आपका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट क्लास और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए ऑफ एनी एलिमेंट जी। ठीक है, और एक और इसमें ज़रूरी बात है कि जो जी है, जब आप इक्विवेलेंस क्लास का यूनियंस लेंगे, सब क्लास कॉन्जुगेट क्लास ए का यूनियन ए बिलोंग्स टू जी, इन सब का जब आप यूनियन लेंगे तो वो बराबर आता है जी के। तो जी ग्रुप कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक असाइनमेंट्स का क्वेश्चन लिखते जाओ, ट्राई कर लेना। हमने एक क्वेश्चन किया था ना इसी के बेस पर है सेम, कि एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बाई एन अबेलियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H G का कोई सब ग्रुप है सच दैट एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है, अगर x G का मेंबर है तो एक्स स्क्वायर H से बिलोंग करता है। ठीक है, और H क्या है, G का कोई सब ग्रुप है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ G बाई H इज अबेलियन। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए जो हम कर रहे हैं तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना नोट्स वगैरह के लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना।